प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास 3.1 के प्रश्न संख्या 2 और 3 की। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। वो ज़रूरी बातें क्या हैं? वो ये हैं कि प्रश्न संख्या 1 को हल करते हुए हमें ये बात समझ में आ गई थी कि अगर कोई समीकरण है इस तरह से रैखिक क्यों है? क्योंकि इसमें y की पावर और x की पावर एक एक है, कोई पावर नहीं है तो एक पावर है, तो एक पावर वाले को रैखिक कहते हैं। तो इस समीकरण को जब हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया, ग्राफ पर निरूपित किया, तो ये एक सीधी रेखा बनी। ये क्या बनी थी? एक सीधी रेखा बनी थी, यानी सीधी लाइन बनी थी, सीधी रेखा बनती है ग्राफ पर ये एक। उसी तरह से अगर आपके पास एक और समीकरण हो, कोई इसी तरह की रैखिक समीकरण हो, उसको अगर आप ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो भी क्या बनेगी? एक सीधी रेखा बनेगी। अब ये दो सीधी रेखाएं अगर बनी है तो दोनों सीधी रेखाओं को अगर एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाए, एक ही ग्राफ पर निरूपित किया जाए, तो तीन कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये है कि एक रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हों, और दूसरी कंडीशन ये है कि एक रेखा ऐसे हो और दूसरी रेखा आपकी इस तरह हो। अब ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि एक रेखा आपकी इस तरह हो और दूसरी रेखा भी ठीक इसी रेखा के ऊपर से होकर गुजर जाए। तो अब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? एक दूसरे के ऊपर ही आ गई हैं। अब पहली कंडीशन में ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक बिंदु पर यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं ना, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं और इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये रेखाएं कैसी हुई? ये रेखाएं हुई प्रतिच्छेदी, यानी एक बिंदु पर एक दूसरे को मिल रही हैं। ये भी कह सकते हैं कि एक बिंदु पर मिल रही हैं। दूसरी कंडीशन वाली जो रेखाएं हुई, तो आप देखें कि ये दोनों रेखाएं आप कितना भी आगे बढ़ाएं, कितना भी पीछे बढ़ाएं, एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। तो ये रेखाएं कैसी रेखाएं हुई? समांतर रेखाएं। इंग्लिश में इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा पैरेलल लाइंस। और तीसरी कंडीशन की इन रेखाओं को कहते हैं समपाती रेखाएं। इंग्लिश में इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, समपाती रेखाएं। तो अब तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। तीन के अलावा कोई भी चौथी कंडीशन बनती नहीं है। एक नज़र फिर देख लीजिए। पहली कंडीशन क्या है? दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों, यानी समपाती हों। जब रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब रेखाएं एक दूसरे से एक बराबर दूरी पर जा रही होंगी तो इसको कहेंगे समांतर रेखाएं। और जब रेखाएं एक के ऊपर ही दूसरी होगी तो उसको कहेंगे समपाती रेखाएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सिर्फ समीकरणों को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सी कंडीशन बन रही है, यानी ये समपाती हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं या एक दूसरे के समांतर हैं। ये बात सिर्फ हम इन लाइनों को, इन समीकरणों को देखकर ही बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखें, जो दो लाइन है ये हमने आपको पहली ही वीडियो में बताया था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको रेखाएं मिलेंगी वो युग्म यानी पेयर की शक्ल में मिलेंगी, यानी एक साथ दो रेखाएं मिलेंगी आपको। तो अगर हम इन रेखाओं का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में इन दोनों रेखाओं को लिखें तो मानक रूप में ये बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये किसी भी रैखिक समीकरण का मानक रूप है। यानी a1 क्या है? x का गुणांक, और b1 क्या है? पहली समीकरण में y का गुणांक, और c1 क्या है? पहली समीकरण में अचर पद। उसी तरह से दूसरी लाइन को हम कहते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
तो a2 क्या है, दूसरी समीकरण में x का गुणांक, जैसे यहाँ पर कौन सा है, 1 है x का गुणांक, और b2 क्या है, दूसरी समीकरण में y का गुणांक, तो यहाँ पर y का गुणांक कितना है, -3 है। और c2 क्या है, दूसरी समीकरण का अचर पद, फिलहाल हमारे पास कितना है, 9, हम जो एग्जाम्पल लेके चलें। अब मैंने आपसे कहा है कि इन रेखाओं को देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संगामी होंगी। तो कैसे बता सकते हैं, आइए समझते हैं। देखो बच्चों, जब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कंडीशन बनती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब बताइए a1 a2 क्या है, x के गुणांक है, और b1 b2 क्या है, y के गुणांक है। यानी इनका x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए y के गुणांकों के अनुपात पे। तो कंडीशन क्या बनती है, प्रतिच्छेदी बनती है। तो इस तरह आप समीकरण को देख के ही बता देंगे ना। यानी अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता चला कि a1/a2 कितना आया, 2/1 आया, और b1/b2 कितना है, इसके लिए b1/b2 इसके लिए है 3/-3, तो ये आ गया है 1। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर तो नहीं है ना, तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है, हमारी कंडीशन बन रही है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इसी से हमें पता चल गया कि ये वाली जो रेखाएं हैं ये कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरी कंडीशन होती है हमारी समांतर की। तो समांतर की कंडीशन है कि a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये वाली कंडीशन अगर आ जाती है तो हम कहते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। और संपाती की जो कंडीशन है वो ये बनती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो फिर रेखाएं कैसी हैं आपकी, फिर रेखाएं संपाती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिच्छेद होने की और समांतर होने की या संपाती होने की कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अगर तो ये वाली कंडीशन है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं, और अगर तो ये वाली कंडीशन है तो हम कह सकते हैं ये रेखाएं संगामी हैं या कोइंसिडेंट हैं। अब देखें, एक और बात निकल के आती है। अगर ये वाली कंडीशन होती है, यानी रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हैं तो ये एक बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं, तो इसका कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, कोई एक ही हल होगा। यानी x y के ऐसे वैल्यू जो इस रेखा पर भी हों, इस रेखा पर भी हों, तो वो इस पॉइंट पर मिलेंगी ना ऐसी वैल्यू। उस वैल्यू को ही क्या कहते हैं, ऐसी वैल्यू को जो दोनों रेखाओं के ऊपर हो उसको कहते हैं हम इन दोनों रेखाओं का हल या इन दोनों रेखाओं का सॉल्यूशन। तो वो इस कंडीशन को, तो इस हिसाब से हम इस कंडीशन को ये भी कह सकते हैं कि एक अद्वितीय हल। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। वो भी किसी को कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं। यानी अगर ये कंडीशन आपकी आती है तो इसका मतलब ये है कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। हल कैसा होगा, केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल, उसी को कहेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय शब्द का मतलब है जिसके जैसा दूसरा ना हो, तो एक अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक ही हल होगा। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इस कंडीशन में समीकरण निकाय संगत होगा। तो एक ही कंडीशन से हमारी तीन बातें निकल के आई कि रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। हल कितने होंगे, अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। संगत यानी कंसिस्टेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। संगत यानी जब समीकरण निकाय का कोई हल होता है तो उसे क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, और अगर कोई हल ना हो तो उसे असंगत कहते हैं। अब उसी तरह से अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो एक तो हम समझ गए कि रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अब समांतर रेखाएं होने का मतलब ये है कि इन रेखाओं को आप कितना भी आगे पीछे बढ़ाएं ये एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस जब कहीं मिलेंगी ही नहीं तो इस कंडीशन का मतलब है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यानी कि एक ही कंडीशन है
जिस कंडीशन को अगर आ जाती है, ये वाली कंडीशन अगर आ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा। और एक बात इसी को लेके ये कह सकते हैं कि समीकरण निकाय असंगत होगा, यानी इनकंसिस्टेंट, उसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय असंगत होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। तो एक ही कंडीशन से हमारी ये इतनी बातें निकल के आ जाती हैं। अब इस वाली कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, रेखाएं तो कैसी हैं, समपाती हैं, और कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। इस कंडीशन में कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल क्यों होंगे, अनंत हल या बहुत से हल, अपरिमित रूप से अनंत हल। अनंत हल इसलिए होंगे कि जो बिंदु इस रेखा पर होगा वो इस रेखा पर भी होगा, दोनों रेखाओं पर होंगे ना, क्योंकि एक रेखा ही दूसरी रेखा के ऊपर है। तो जो बिंदु एक रेखा पर होगा डेफिनेटली वो दूसरी रेखा को भी संतुष्ट करेगा, यानी दूसरी रेखा के ऊपर भी वो बिंदु होगा। तो जहाँ जहाँ तक ये, इनको तो आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है ना अनंत दूरी तक। तो इस तरह से इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और इस कंडीशन में भी समीकरण निकाय कैसा कहलाएगा, संगत कहलाएगा। इस कंडीशन में भी समीकरण निकाय कैसा कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तो एक एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। अगर तो ये कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन के तीन मतलब हो सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा। और समीकरण निकाय उस समय कैसा कहलाएगा, संगत कहलाएगा। कौन सा समीकरण निकाय, जो हमने मानक रूप में लिखा। दो अलग अलग समीकरण, हर सवाल के लिए समीकरण आपकी अलग हो सकती हैं। उसी तरह से दूसरी कंडीशन के लिए भी तीन बातें बनती हैं, यानी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, या उसको क्या कहेंगे, समीकरण निकाय को असंगत कहेंगे। यानी तीनों कंडीशन तीनों तरह से लिखी जा सकती है। एक कंडीशन तो सिर्फ ये है ना, इसे तीन तरीके से लिखा जा सकता है। इस तरह से आपकी एक कंडीशन ये है, तो इस कंडीशन को भी तीन तरीके से लिखा जाएगा। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे, और कैसा होगा समीकरण निकाय, संगत होगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, यानी ग्राफ के ऊपर ये ऐसा दिखेगा। अब अगर आप ये समझ चुके हैं तो आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अब देखो प्रश्न 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है, अनुपातों A1 A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो आपको हमने कंडीशन बताई ना, आपको तीन याद है ना, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। तो हम सवाल को करना शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। तो पहले सवाल के लिए जब आप निकालेंगे A1/A2, हम कौन सा सवाल कर रहे हैं, हम पहला सवाल कर रहे हैं, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, देखें 5/7, तो ये 5/7 निकल के आ गया है। B1/B2 जब हम निकालते हैं तो वो कितना निकल के आता है, -4/6, -4/6। इसको आपको ऐसे भी दिख गया होगा कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। आप अगर इनको काट भी लें तो भी ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएंगी, यानी आपने रखना है सिंपल फॉर्म में। जो फ्रैक्शन है उसे कैसे रखना है, सिंपल फॉर्म में रखना है। अगर किसी संख्या से कट सकता है तो उसे काट दीजिए। अब बताइए कि क्या ये वाली वैल्यू -2/3 वो बराबर होगी 5/7 के। ऑब्वियसली ये आपस में बराबर नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या बनी इसके लिए, तो इसके लिए हमारी कंडीशन बनती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये कंडीशन किसकी है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेखाएं दी गई हैं वो कैसी हैं, आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो क्वेश्चन 1 की रेखाएं कैसी निकल के आई हैं, आपकी प्रतिच्छेदी निकल के आई हैं। ये हमने क्वेश्चन 1 को यहाँ पर करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं इसकी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखें, इसमें भी हमें यही चेक करना है कि A1/A2 को निकाल लीजिए। वो कितना है, 9/18, 9/18। अब 9 × 9, 9 दूनी 18। कैसे लिखना है, आपने सिंपल फॉर्म में लिखना है।
अब उसी तरह से चेक कीजिए b1 अपॉन b2 को। तो b1 कितना है आपके पास 3 है और b2 कितना है आपके पास 6। 3 ही कन 3, 3 दूनी 6। तो ये भी कितना आया 1/2। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर आ गए ना एक दूसरे के। तो अब आप चेक कीजिए c1 अपॉन c2 को। जब ये दोनों बराबर आ जाए तब तीसरा वाला चेक करना है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो यहीं पे पता चल जाता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, तो फिर तीसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो c1 अपॉन c2 को अगर आप निकालते हैं तो वो आ जाता है 12/24। 12 एकन 12 और 12 दूनी 24। तो ये आपको मिला 1/2। तो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, आप देख सकते हैं। तो जब तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए हैं तो कंडीशन क्या बनी? कंडीशन बनी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। देखो क्या ये कंडीशन बनी? भाई तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए ना, तो ये कंडीशन बनी। अब ये कंडीशन याद कीजिए किसकी है? ये कंडीशन होती है समपाती रेखाओं की। तो जो दूसरा आपका प्रश्न है वो कैसी रेखाएं निरूपित करेगा? समपाती रेखाएं। दूसरे प्रश्न में कैसी रेखाएं मिलेंगी आपको? समपाती, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा चली जाएगी अगर आप ग्राफ पर खींचेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो तीसरा वाला ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन थर्ड के लिए a1 अपॉन a2, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है 6/2। तो ये आता है 6/2। तो 2 तिया 6, तो ये आ गया आपका 3/1 या 3, एक ही बात है। और निकालते हैं b1/b2, तो ये आपका आ जाता है -3/-1। देखो यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है ना y का, तो क्या समझा जाएगा? 1 समझा जाएगा। माइनस से माइनस कट गया और बटे 1 को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये भी कितना आ गया? 3 आ गया। और अब निकालते हैं, देखो अगर ये दोनों बराबर आ गए हैं तो आपको निकालना है तीसरा, यानी c1/c2। वो आ गया आपका 10/9। तो 10/9 तो कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता ना। तो आपकी कंडीशन क्या बनी? आपकी कंडीशन बनी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। बताइए, यही कंडीशन बन के आई ना आपकी। और ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन समांतर रेखाओं की है। यानी जो तीसरा क्वेश्चन है वो कैसी रेखाएं बनाएगा? समांतर रेखाएं निरूपित करेगा। ये रेखाएं कैसी होंगी आपकी? समांतर होंगी। जब कभी आपको धोखा लगे तो आप ये जो मैंने 3 कंडीशन आपको समझाई है ना, इन कंडीशंस को ध्यान से देख लीजिए और इन्हीं को देख के समझ लिया कीजिए कि कौन सी कंडीशन जाएगी। 2-4 बार आप देख के करेंगे, फिर आप बिना देखे करने लग जाएंगे। अब सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 3 है, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो हमें चेक वैसे ही करना है, बस हमारी लैंग्वेज बदल जाएगी। एक कंडीशन से हम 3 बातों निकालते हैं ना, यानी 3 नतीजे निकालते हैं। तो अब की बार हमसे क्या पूछा जा रहा है? संगत असंगत पूछा जा रहा है। तो पहला हमारा प्रश्न है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। देखो तुलना करने से पहले आप ये देख लिया करें कि दोनों समीकरणों की शक्ल एक जैसी है या नहीं। शक्ल एक जैसी होने का क्या मतलब है कि दोनों समीकरणों में आप ये बात देख सकते हैं कि दोनों समीकरणों का जो अचर पद है, यानी कि जिसके अंदर x या y नहीं है, वो राइट साइड है बराबर के। ये देखिए 5 राइट साइड है, 7 भी राइट साइड है, और जो x और y वाले हैं वो लेफ्ट साइड हैं। इसका मतलब इन दोनों की शक्ल कैसी है? एक जैसी है। जब शक्ल एक जैसी हो तभी आप अनुपातों का मान निकाला कीजिए। अगर एक जैसी नहीं है तो पहले आप एक जैसी बनाइए। तो इसमें हम निकालते हैं a1 अपॉन a2, वो कितना आ जाएगा बताइए? 3/2 आ जाएगा, 3/2। और फिर निकालते हैं हम b1 अपॉन b2, वो कितना आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा 2/-3। अब मैंने क्या बताया? अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो तीसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा कब निकालना है? जब ये दोनों बराबर आ जाएं। तो फिलहाल हमारी कंडीशन के हिसाब से ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हमें कंडीशन समझ में आ गई कि अतः जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है? वो कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कंडीशन किसकी है? याद कीजिए, ये कंडीशन किसकी है? संगत। समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत होगा।
अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में भी जो रेखाएं हमें दे रखी हैं, जो समीकरणें हमें दे रखी हैं, जो इक्वेशंस दी गई हैं, वो कुछ इस तरह से है कि एक जैसी ही शक्ल में है, यानी दोनों का अचर पद किधर है, दाईं तरफ है, और दोनों के x और y वाले पद किधर हैं, बाईं तरफ हैं, बराबर के, है ना। तो हम निकालते हैं a1/a2, वो जाएगा हमारे पास 2/4, और 2/4 को कह सकते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4। बहुत से बच्चे इसको 2 लिख देते हैं जल्दी में। देखिए, अगर तो ये 1 नीचे आ रहा होता तब आप इसको 2 लिख सकते थे, लेकिन ये 1 फिलहाल कहाँ आ रहा है, अंश में आ रहा है, तब आप इस 1 को नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो आपने 1/2 ही लिखना है इसको। और b1/b2 जो है आपका वो आ जाता है -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, और 3 × 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पे भी देखिए, आपने इस 1 को छोड़ना है, नहीं छोड़ना ना। ऊपर मैंने बताया अगर अंश में आए तो नहीं छोड़ना, हर में आए तो आप इसे छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों चूंकि बराबर आ गए हैं, आ गए या नहीं आ गए, देखिए 1/2 1/2 बराबर आ गए ना। तो इसलिए आपने क्या निकालना है, C1/C2 निकालना है। तो वो कितना आया आपका, वो आया 8/9। अब देखिए ज़रा ये कंडीशन क्या बनी। ये कंडीशन आपकी बनी है कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के। चेक कर लीजिए, दोनों की वैल्यू 1/2 1/2 है ना, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। लेकिन क्या ये इसके भी बराबर है, ऑब्वियसली नहीं। तो हमारी कंडीशन बनेगी इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अब याद कीजिए ज़रा, ये कंडीशन किसकी है, संगत की है या असंगत की, नहीं याद आया, देखिए। तो ये कंडीशन किसकी जा रही है आपकी, ये कंडीशन जा रही है असंगत, यानी ये समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। लेकिन हमसे रेखाएं तो नहीं पूछी जा रही ना, जितना सवाल पूछा जा रहा है आप उतना ही जवाब दे दीजिए। हमसे फिलहाल क्वेश्चन में संगत और असंगत के बारे में ही पूछा जा रहा था। अब ये है हमारा थर्ड प्रश्न। तो थर्ड प्रश्न को देख के आप थोड़ा सा डर गए होंगे कि फ्रैक्शन वाले गुणांक दे रखे हैं आपको, भिन्न वाले गुणांक दे रखे हैं। ये जो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक है, ये एक फ्रैक्शन है ना, यानी भिन्न है। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप एक बार कैलकुलेशन समझिए, ये ना देखिए कि सवाल कितना मुश्किल है, आप बस इसकी कैलकुलेशन समझते जाएं। तो a1 की जगह कितना चल रहा है आपका, 3/2। ध्यान रहे a1 की जगह 3/2। अब जो ये वाली बटे की लाइन है, ये आप बराबर के सीध में खींचिए, यानी a1 की जगह आया है ना ये पूरा वैल्यू 3/2। 3/2 किसकी जगह आया है, a1 की जगह आया है, यानी ये अंश है और ये हर है। 3 अंश है और 2 हर है। अब a2 की जगह कितना आएगा आपका, 9 आएगा। अब मुझे बताएं, में 3 का तो अंश और हर दोनों है 3/2 के पास, लेकिन 9 के पास हर नहीं है ना। तो 9 के हर को 1 मान लेते हैं, जिसका हर नहीं होता उसका हर 1 मान लिया जाता है। अब कभी कंडीशन ये हो सकती है कि ऊपर वाली फ्रैक्शन का ना हो, कभी कंडीशन ये हो सकती है कि नीचे वाली फ्रैक्शन का हर ना हो। तो आपका जिसका हर नहीं है उसका हर 1 मान लेना है, पहला ये करना है। उसके बाद आप इन दोनों की आपस में गुणा कीजिए और इन दोनों की आपस में गुणा कर दीजिए किनारे वालों की। तो अब बताइए क्या बनेगा, 3 × 3 और 9 दूनी 18, ऐसे ही गुणा होगी ना। देखो 2 × 9 18, इन दोनों की आपस में करनी थी ना, और 3 की किससे करनी थी, 1 से। अब इसको आप काट लीजिए, 3 × 3 3 × 6 18, तो ये आपके पास आ गया 1/6। अब निकालते हैं b1/b2। तो b1/b2 की भी कैलकुलेशन इसी तरह की है। देखें b1 की जगह कितना आया, 5/3 आया, और मेन बटे की लाइन बराबर के सीध में लगाइए, और b2 की जगह कितना आएगा, -10 आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका बटा 1 माना है, चाहे आप ना दिखाएं कि इसका बटा 1 है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी गुणा इससे होनी है। और जो बटा 1 माना था तो 5 की गुणा 1 से हो जाएगी, यानी 5 × 5 और 10 × 30, और ये काहे के आएंगे, माइनस के, क्योंकि 10 में माइनस है। 5 × 5 5 × 30, तो ये आपको मिलता है 1/-6। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। देखने में तो बराबर लग रही है, लेकिन प्लस माइनस का है ना, तो ये बराबर है नहीं। अब अगर ये बराबर नहीं है तो क्या कंडीशन बनती है आपकी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यही बनी ना। और मैंने आपसे कहा कि 2 अगर आपके बराबर नहीं आ रहे हैं, a1 a2 b1 b2 वाले, तो c1 c2 को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। कंडीशन तो आपको पता चल गई ना कि कैसे होंगे संगत।
तो ये आपका कैसा आ जाता है, संगत आ जाता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास ये आता है फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरणों की शक्ल कैसी है, एक ही जैसी है। एक जैसी का मतलब ये है कि दोनों के अचर पद राइट साइड हैं बराबर के। तो हम सीधे सीधे निकालते हैं a1/a2, वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 5/-10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10। अब याद है ना आपको बताया कि अंश में अगर एक आ रहा है, यानी न्यूमरेटर में अगर एक आ रहा है, तो आपने उसे छोड़ना नहीं है। तो ये आ गया आपका 1/-2, और b1/b2 इज इक्वल टू -3/6। तो इसका भी आ जाएगा 3 × 3 3 दूनी 6, यानी ये आपके पास आया -1/2। अब ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि माइनस अंश के साथ है या हर के साथ है, ठीक है ना। एक माइनस है दोनों के साथ, चाहे वो बीच में लगा हो, अंश के साथ लगा हो या हर के साथ लगा हो, उसका मतलब एक ही रहता है, यानी संख्या का मान नहीं बदलता, संख्या मतलब एक ही है। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। और अगर बराबर हैं तो हमें निकालना चाहिए C1/C2। C1/C2 हमारे पास आ जाएगा 11/-22, और ये भी आपका आ गया 11 × 11 11 दूनी 22, ये भी हमारे पास आ जाता है 1/-2। अब बताइए क्या कंडीशन बनी, तीनों बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है C1/C2 के। और ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन होती है संगत की। और इसमें कितने हल मिलते हैं, इसमें अनेक हल मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कंडीशन तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 भी संगत की है ना, याद कीजिए। लेकिन उसमें कितने हल होते हैं, उसमें एक हल होता है, अद्वितीय हल। और इसके अंदर कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। कि हमारे पास इस प्रश्न का 5वां पार्ट है, यानी आखिरी पार्ट है। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप इसे देख सकते हैं कि दोनों की शक्ल एक जैसी है। तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है a1/a2। कैसे निकालेंगे, a1 की जगह आपका आ जाएगा 4/3। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बटे की लाइन को बराबर की सीध से निकालिए आप, तो आपको पता रहेगा कि ऊपर वाली वैल्यू में एक अंश है और एक हर है, और मेन बटे की लाइन ये है। और a2 की जगह 2। अब किसका हर नहीं है, 2 के पास हर नहीं है, तो 1 मानो, और इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, यानी 4 की गुणा किससे करनी है आपने, 2 से, और 3 की गुणा किससे करनी है, 2 से। तो आपस में गुणा करोगे, 4 × 4 और 3 दूनी 6। अब इनको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आपको मिलेगा 2/3। निकालते हैं b1/b2। तो b1/b2 जो हमारे पास आएगा वो 2/3 सीधे सीधे दिख रहा है। अब ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो निकालते हैं C1/C2। C1/C2, तो C1/C2 आ गया 8/12, और 8/12 मतलब 4 से कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये भी कितना आ जाता है आपके पास, 2/3 आ जाता है। अब तीनों वैल्यूज a1/a2, b1/b2 और C1/C2 तीनों आपस में कैसी हैं, आपकी बराबर हैं। अब अगर तीनों बराबर हैं, यानी आपकी जो कंडीशन आई वो ये आई, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर C1/C2। तो फिर से वही बात जो फोर्थ प्रश्न में थी, यानी ये भी कैसा है हमारे पास, समीकरण निकाय संगत है। अनेक हल होंगे, लेकिन हमें अनेक हल लिखने ही नहीं है। क्यों नहीं लिखने, क्योंकि सवाल में हमसे यही पूछा जा रहा है कि संगत है या असंगत। ये तो पूछा ही नहीं जा रहा कि अनेक हल हैं या एक हल हैं। तो जितना प्रश्न है उतना ही जवाब दिया जाना चाहिए। तो इस तरह हमारे ये प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 2 और 3 को आज हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं कोई समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ लीजिए, अपने प्रश्न पूछा कीजिए। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा।